औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फॉरेक्स क्राइसिस है। इस फॉरेक्स क्राइसिस की वजह से व्हाट वी सी इज़ कि जो एक्सपोर्ट हैं उसके भी मसाइल हैं, और जो इंपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। एंड बिकॉज गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद किया हुआ है, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं हो रहे हैं, और रेवेन्यूज़ ना होने की वजह से IMF आज पाकिस्तान में आया हुआ बैठा है, और IMF इज़ सेइंग कि इफ़ यू डोंट मीट द टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, योर प्रोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू बी रिज्यूम। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द चैलेंजेस जो कि इकनॉमिक फ्रंट पर आए हुए हैं फॉरेक्स की मार्केट में मसाइल की वजह से। सो पहले सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक विद Arif Raza, and he is going to discuss with us what is the position of the dollar in the market. Arif, welcome to the show and Assalamu alaikum. वासलाम सानी, क्या हाल है? ठीक है आप? I'm good. Raza, can you remember last time we discussed के जो डॉलर है वो 237, 239 अगर क्रॉस करता है तो वो शायद 270 भी क्रॉस कर जाए, एंड देन वी सॉ के डॉलर को काइंड ऑफ ताले लगा दिए गए। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर लोगों ने सवालात उठाए, और फाइनली व्हाट वी सॉ वाज के IMF प्रोग्राम की रिसम्पशन के लिए गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ा। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, और जो पास्ट में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जी सानी, ये लास्ट टाइम हमारा शायद सितंबर के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसके अंदर हमने एक प्राइस कोट किया था आपको कि ये 242 क्रॉस होता है तो ये 270 का प्राइस चला जाएगा। इसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। लास्ट टाइम जब हमारी सितंबर के अंदर आपसे बातचीत हुई थी तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त डॉलर की प्राइस अराउंड 240 के करीब थी, तो ये 242 क्रॉस जब ये इसाक डार का फिर उसके बाद इंक्लूजन हुआ, इसाक डार के इंक्लूजन का एक प्रेशर बहुत अच्छा पड़ा था मार्केट के अंदर, तो वहां से हमने एक डिप देखा 216 का इंटरबैंक के अंदर। देन वी सॉ एक और इसके अंदर चेंजेस आई कि इसाक डार ने जो है वो अनऑफिशियल एक कैपिंग की बातें जो मार्केट के अंदर हैं, तो वो कैपिंग इसके अंदर इंटरबैंक के अंदर जो है वो शुरू हुई कैपिंग। तो उसका नतीजा हमने ये देखा कि ओपन मार्केट में तो 255 का प्राइस ऑलरेडी ट्रेड हो रहा था, 250 के अंदर और ट्रेड हो रहा था। अभी लास्ट वीक के अंदर जब एक्सचेंज कंपनीज ने भी कि हम इस डॉलर की कैप को रिमूव कर रहे हैं, तो आपने देखा कि इंटरबैंक वो एक्सप्लोड हुआ काफी बुरे तरीके। तो वही हमारा प्राइस टारगेट पूरा हुआ 242 के बाद 270। आगे चल के अब ये 3-4 चीजें हैं, इसके अंदर फंडामेंटल रीजंस भी हैं, टेक्निकल रीजंस भी हैं कि आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा ज़ाती ओपिनियन, 270 के करीब ये ठहर जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें IMF मिशन भी हमारे पास है, वो अभी ऑनगोइंग हमारी डिस्कशन इनके साथ चल, तो वहां से हमें अच्छी उम्मीद है कि ये IMF का जो प्रोग्राम है वो रेस्टोर होगा, और जो हमारी कमिटमेंट्स भी थी जेनेवा कन्वेंशन से, तो वो भी इंशाल्लाह हमें पूरी होती हुई दिख रही है। तो 270 के ऊपर कोई प्राइस कोई बड़ी अब आएगी, तो मैं तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो के ये डॉलर की जो लगाम है वो अब लग जाएगी। ओके, बट आरिफ, अ लॉट ऑफ एनालिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि डार साहब ने जो इंटरवेंशन की वो अगर शायद नहीं करते तो मार्केट में ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि डॉलर को नीचे आना था। डू यू एग्री विद दैट? जी जी, बिल्कुल एग्रीड है सानी, बिल्कुल एग्रीड है कि ये कैपिंग की वजह से, एक कैपिंग जो इन्होंने लगाई उसी की वजह से ये सारा जो है ना सिस्टम आपका, एक मार्केट का अपना एक फंक्शन होता है, राइट। उसके दो किंग होते हैं, बायर और सेलर। अब बायर और सेलर के बीच में अगर आप इंटरवेंशन करते हैं तो फिर प्राइस जो है वो एक्यूरेट निकलता नहीं है। जब डार साहब का इंक्लूजन हुआ था तो उसके अंदर जब उनके आने का एक प्रेशर बिल्ड हुआ था, तो हमने देखा कि 20 रुपीज जो है वो रुपी हमारा अप्रिशिएट हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो मीडिया के ऊपर पब्लिकेशंस की सारी की, तो वो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट है, उससे लगा ये कि बट रजा, जो है ये वो जो डॉलर 216 का रेट हमने देखा वो तो मेरिट पे देखा, यू ट्राइंग टू से दैट उसके बाद जो जी जी नेकियां जी की वो बिल्कुल। नाजायज नेकियां थी।
जी, जी, बिल्कुल वो मेरिट पे था और आगे चल के अगर ये अनाउंसमेंट और ये मीडिया के ऊपर इतनी पब्लिकेशंस नहीं होती, तो ये ऑटो हम लोग जो है सारा एडजस्टमेंट देख लेते मार्केट के अंदर। बट व्हेन यू स्टार्टेड मतलब आप अचीवमेंट्स को इसको लेते हैं और पब्लिकाइज़ करते हैं, तो उसके नेगेटिव है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। सो मार्केट फोर्सेस के साथ इंटरवेंशन दुनिया में कहीं भी नहीं वेलकम की जाती, ना ही उसे मार्केट अच्छी तरह देखती है और उसका नतीजा मार्केट में ख़राबी की सूरत में निकलता है। दुनिया में जी। कहीं भी ऐसा होता है कि जो ओपन मार्केट्स हैं, फ्री मार्केट ऑपरेशंस हैं, उसमें इस तरह की टिंकरिंग की जाए। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो अभी सिचुएशन बनी है, जो अभी सूरत हाल बन रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कैसी सूरत हाल को देखते हैं डाउन द रोड 2 to 3 मंथ्स? जी, जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल मार्केट्स की तो उनका सिस्टम जो है वो बड़ा साउंड सिस्टम उनका बने हुए हैं और दूसरा ये कि उनकी इंटरवेंशन का तो सवाल ही वो टेक्निकल इंटरवेंशन करते हैं, मतलब अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर इंटरवेंशन करते हैं। अब उनके पास वो जो जितना हमारी ये पब्लिक डॉलर को एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट के तौर पे उन्होंने ले लिया है, होल्डिंग के तौर पे ले लिया है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन गया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दिया गया है। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ये है कि आपने इसको होल्ड करके रखना है और 20-30 रुपए, 40 रुपए ऊपर गेन के ऊपर बेच देना है। इसका एक दूसरा यूज़ है जो कि कंजम्पशन यूज़ है कि आपको इन्वेस्टर्स को इसकी नीड होती है आगे अपनी पेमेंट्स को स्क्वायर करने की। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कैश सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो स्पेकुलेट करके अपना गेन्स बनाते हैं। तो राइट। वो एक पब्लिक तो साइड हो जाती है वहाँ पे। यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे वही फिजिकल डॉलर्स इनको खरीदते हैं और फिर उसके अंदर गेन करके बेचते हैं। अब उसका रीज़न ये निकलता है कि एक ऑलरेडी प्रेशर सिचुएशन के अंदर इनकी जो बाइंग है, जो स्पेकुलेटर्स की बाइंग है, वो एक प्रेशर बिल्ड कर देती है और तो फिर उसका प्राइस जो है वो आप बड़ा मुश्किल से कंट्रोल में आता है। तो मैं आपको यही अभी मैंने पिछले अभी मिनट पहले आपसे डिस्कशन जो किया कि साख दार के आने का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड हुआ था। 235-36 से ये 216 के करीब आया था, तो बड़ा मेरिट पे आया था। उसके बाद चीज़ें वापस जो है होनी शुरू हुई। तो मैं इसको बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ, जब डार साहब आए थे तो ये 20-30 ₹20 की रैली हमने नीचे देखी थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन उसके बाद फिर शायद चीज़ें उनसे और ज़्यादा सही तरीके से नहीं हुई, लेकिन अगर ये और इसी तरह मोमेंटम कैरी करते, क्योंकि बीच में फिर आईएमएफ ने भी यही शर्त रख दी थी क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस की आवाज़ें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आपने डॉलर के ऊपर कैपिंग किया, हालाँकि ऑफिशियल कैपिंग नहीं थी। राइट। वो भी टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको प्ले कर रहे थे सागडर साहब। लेकिन इन द एंड जब ये इसका प्रेशर बिल्ड हुआ, और वो स्पेकुलेटर वापस एक्टिव हुए 216 के ऊपर, तो उन्होंने और होल्डिंग जमा करना शुरू की। अब बट वो रज़ा होल्डिंग जमा करना शुरू रज़ा, आर यू नॉट वन ऑफ दोस्त जो समझते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक वर्स कि जब बैंकों को फाइनली ये करना पड़ा कि जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑक्सफोर्ड की जो बच्चों की फ़ीस हैं, उसके ऊपर बैंक को ओपन रेट से जब डॉलर लेके देने पड़े तो बैंकों ने वो रेट लगाना शुरू किए डार को सुने बगैर। डू यू थिंक कि वही लास्ट पॉइंट था जब डार एक्चुअली थॉट के जी, उससे नई बिल्कुल। चीज़ें संभल और रही? बिल्कुल, बिल्कुल, ये अनऑफिशियल अनाउंसमेंट ही था कि हमारे पास जो है वो डॉलर्स अब उस रेट पे नहीं है जो इंटरबैंक रेट कोट हो रहा है। तो राइट। वहाँ से चीज़ें एक्सप्लोड होनी शुरू हुई, फिर आपने देखा एक्सचेंज कंपनीज़ ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट। उन्होंने भी अपनी कैपिंग हटा दी सारी। राइट। हालाँकि ये सारी ऑफिशियल कैपिंग नहीं थी, या। हमारी ऑफिशियल कैपिंग कुछ भी नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई नोटिफ़िकेशन है, ना कुछ है। राइट। लेकिन मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि सागदार साहब ने बड़ा मेरिट पे इसको प्ले किया था और मुझे आगे उम्मीद भी बड़ी है सागदार साहब से कि ये 270 का जो प्राइस अब आ गया है, यहाँ पे अब ये एक जो आईएमएफ का हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर भी एफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो उसको रिस्टोर कर जाएँगे और आगे जो हमारी जेनेवा कन्वेंशंस के अंदर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो भी पूरी इंशाल्लाह होती हुई दिख रही हैं। तो एक अच्छा खासा रिज़ल्ट के अंदर प्लस दिख रहा है। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। लेकिन अगर फॉर द सेक अगर आप ये देखें कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लें, तो 270 के ऊपर जो है वो ₹300 का प्राइस वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जा सकता बट हाउ अबाउट द सिचुएशन के जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि 20 से 22 बिलियन डॉलर कम से कम इन्फ्लोज बनते हैं बेस्ड ऑन आईएमएफ प्रोग्राम रिजम्पशन, बिकॉज जो स्ट्रेट कमिटमेंट्स हैं और जो पैसे एक्चुअली आज आपके पास होने चाहिए थे वो इमारात ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने सिर्फ इसलिए वापस लिए कि आप आईएमएफ साइन ऑफ करें, जो कि नज़र आता है कि 4 से 6 दिन में हो जाएगा। सो आर यू वन ऑफ दोस्त के अगर ये 22 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स के नंबर्स की तरफ हम दोबारा से जाते हैं
तो डॉलर 250 से नीचे जा सकता है? जी, जी, बिल्कुल, मैं इस पे एग्रीड करता हूँ, बिल्कुल 100% एग्रीड है कि ये जो सारी कमिटमेंट्स हैं, ये पूरी होंगी और एक रिज़र्व्स का फ्लो आप इंशाल्लाह बढ़ते हुए देखेंगे, तो ये 242 के करीब पहला प्राइस है और फिर उसके बाद जो है वो 216 और फिर 200 के करीब प्राइस है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं इनको बड़ा एप्रिशिएट भी करता हूँ इसहाक डार साहब को और इनको कोशिश की है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर कर देंगे। Technically, how do you look at things from a pure analytic perspective? फ्रॉम एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव मैंने एक टेक्निकल प्राइसेस निकाली कुछ जो हमने लास्ट टाइम भी निकाली थी, तो ये 270 का प्राइस जो है ये फाइनल टारगेट प्राइस एक हमारे पास आ रहा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिवर्ट बैक होता है तो 242 का प्राइस है मेरे पास। 242 के बाद फिर मेरे पास 216 है और फिर 200 है, तो ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है। तो ये 3 से 4 प्राइसेस हैं, 270 मैं रिपीटिंग इट 270 कि अगर ऊपर वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है, इनके आईएमएफ से एग्रीमेंट्स जो है वो रिस्टोर नहीं होते हैं या कोई बीच में ऐसा केस आ जाता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 300 है और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये 242 का टारगेट अभी नीचे पहले उसके अंदर स्टेप में पूरा करेगा इंशाल्लाह। So चीजें अगर अच्छी जाती हैं तो you're super bullish on Pakistani rupee. आई एम रिपीटिंग इट, आई एम बुलिश ऑन पीके। ओके ग्रेट। आरिफ रज़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान और हम उनसे डिस्कस करेंगे द प्रेजेंट डॉलर सिचुएशन इन द मार्केट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे आरिफ रज़ा। आरिफ रज़ा ने हमें समझाया कि अगर इसहाक डार साहब एक छोटी सी गलती नहीं करते तो पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं अदा करनी पड़ती। आई पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर रेमिटेंस का लॉस किया और पाकिस्तान ने 3 से 4 से ज़्यादा अरब डॉलर का लॉस किया, जो कि ट्रेडिंग की सूरत में कहा जाता है कि पाकिस्तान को इनकर हुआ है। आरिफ रज़ा ने बताया कि अब चूँकि डॉलर के ऊपर से कैप हट गया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डॉलर 270 के बाद 242, 216 और शायद 200 रुपये से कम पर भी ट्रेड होने लगे, बेस्ड ऑन कि चीज़ें फ्री मार्केट्स के ऊपर छोड़ी जाएं, आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर हो जाए और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने 23 बिलियन डॉलर के वादे किए हुए हैं वो पूरे हो जाएं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मलिक बोस्तान और मलिक बोस्तान साहब से सिचुएशन लेंगे इस वक्त मार्केट की कि डॉलर के ऊपर से कैप हटने के बाद व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। मलिक साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट ने जो कैप है डॉलर पे वो ख़त्म कर दिया है और इसमें बहरहाल बैंक्स ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि जब उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर 258 और 259 का और 260 का रेट लगाना शुरू कर दिया और यूँ मालूम होता था कि जो बैंक्स हैं वो भी अब डार साहब की नहीं सुन रहे। सो आपने क्या किया कि गवर्नमेंट राज़ी हो गई डॉलर के ऊपर से कैप हटाने के लिए? देखो, ये हटाना जरूरी था। सबसे पहला हमारा टारगेट था कि जो ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट प्रमोट हो रही है उसको रोका जाए और मार्केट का मुकाबला रेट से किया जाता है, डंडे से या इससे नहीं किया जाता, फोर्स से। राइट। तो वो क्योंकि पिछले अगर डेटा देखें 3-4 महीने में तो हमारी वर्कर रेमिटेंस 3 अरब डॉलर से कम हो गए, तकरीबन 2 अरब डॉलर पे थे। 1 अरब डॉलर हमारा रिकॉर्ड जो है हमारा शिफ्ट हो गया हवाला और ब्लैक मार्केट में। राइट। तो वो उसका रोकने के लिए यही हाल था कि हमें वही रेट दिए जाए वो जो लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। तो हमने इस टारगेट को 30 रुपए का फर्क था हवाला मार्केट का और इंटर बैंक का, वो हमने तोड़ दिया है और अल्लाह का शुक्र है आज दोनों मार्केटों का रेट बराबर है और हमारे बैंक भी वही रेट दे रहे हैं अपने वर्कर को और एक्सपोर्टर को। और इससे पिछले 3 दिन से हमारे पास सप्लाई 30% बढ़ गई है और ये अच्छी पॉजिटिव है। और इसी तरह डॉलर की डिमांड भी कम हो गई है मार्केट में, जो कि लोग हवाला या बैंक ब्लैक मार्केट से खरीदते थे, अब एक्सचेंज कंपनी उनको देने के काबिल हो गई है। बैंक स्टेट बैंक ने भी बड़ा रोल अदा किया, बैंकों को कहा है, बैंकों ने हमें अब फिजिकली डॉलर देना शुरू कर दिए। और जो है आप देख लें अभी जो है हवाला मार्केट जो आज दुबई का रेट था वो तकरीबन 278 का था, जो कि पहले 30 रुपए का फर्क था, आज तकरीबन टोटल 5-6 रुपए का फर्क रह गया। और सबसे बड़ी अच्छी खबर जो है काबुल में आज हमारा इंटर बैंक जो है 271 35 में क्लोज हुए, जबकि वहाँ 267-68 मार्केट थी। तो ये एक अच्छी खबर है, वहाँ रेट कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है।
تو ہمیں اب وہاں بلیک مارکیٹ میں لوگ دینے نہیں جا رہے, ہمیں دینے آ رہے ہیں. ہماری سپلائی پچھلے 2 دن میں 30% بڑھی ہے اور آگے دنوں میں مزید بڑھے گی. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا مقابلہ مارکیٹ سے کیا جائے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہمارا جو ہے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اور اللہ کرے IMF کا پروگرام اویل ہو جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ہماری شرط ماننے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا پاکستان کو, حکومت کو ہر قیمت میں چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس پروگرام کو اویل کر کے پاکستان کو اس کرائسس سے, ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے اگر IMF ہمیں یہ قسط دے دیتا ہے. یہ $1 ارب 20 کروڑ خالی IMF نے دیا, $23 ارب دوست ممالک بھی آنے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں تو پاکستان کو یہ ڈالر پھر کم ہی ہو جائے گا اور سپلائی زیادہ بڑھ جائے گی. اور حکومت نے جو ہے ایکسپورٹروں کی ڈیمانڈ تھی, ورکر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ دیا جائے تو ہم اپنے ریمیڈیس لے کے آئیں گے. تب حکومت نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے اور ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو ڈالر انہوں نے ہولڈ کیے ہیں واپس بینکنگ چینل میں لے کے آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اور جو بڑی تعداد میں گھروں میں ڈالر پڑے ہیں یا باہر پڑے ہیں تو وہ لوگ اگر بیچنے آتے ہیں تو یہ ملک کے لیے ان کی خدمت ہوگی اور ملک جو ہے اپنے پاؤں پہ جو ہے اپنی معیشت کو بچا لیں گے, ہم اپنے روپے کو بچا لیں گے. تو مجھے امید ہے کہ عوام اس میں تعاون کریں گے اور پاکستان کو معاشی جو اس وقت پاکستان آکسیجن پہ ایسے نکل آئے گا. ملک صاحب, یہ جو افغانستان سے متعلق آپ ہمیشہ اپنی کنسرن شو کرتے تھے, لگ رہا ہے کہ اب وہ چیز بھی ایڈریس ہو گئی ہے. اب سرحد کے راستے بھی ڈالر اتنا زیادہ باہر نہیں جا رہا, آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. اور افغانستان میں جو انٹر بینک کی پوزیشن ہے وہ بھی اب ایسی مستحکم نظر آ رہی ہے کہ جس کی بدولت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وائٹ چینل سے جو ہے وہ ڈالر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور جو ترسیلات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ یہ جو ترسیلات میں $1 ارب ہم نے گنوایا ہے پچھلے دنوں اپنی پالیسی کی وجہ سے, اس میں بھی اب آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. سو گورنمنٹ سے مزید آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے وہ 250 سے نیچے آئے, بیکاز سب کی امیدیں اب اس چیز پر ہیں کہ یہ 22 سے 23 ارب ڈالر کی ڈسبرسمنٹ 2 سے 2.5 مہینے میں ہونی ہے. تو ملک صاحب, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کو 250 سے نیچے ہونا چاہیے؟ دیکھو جی, جب سپلائی آئے گی تو آٹومیٹیکلی آپ ریجن کو دیکھیں نا. دیکھو افغانستان کا روپیہ ابھی بھی 90 روپیز پہ, حالانکہ اس پہ اکنامک سیکشن ہے, اس کی کسی سے تعلقات بھی نہیں ہے, اس نے اپنے روپے کو مضبوط رکھا ہوا ہے. انڈیا کا جو ہے 82 ہے, بنگلہ دیش کا 95 ہے. تو ہمارا تو کوئی اتنا پاکستانی روپیہ ہم نے خود گرایا. ہمارے چینل پہ نگار صبح شام ایک ہی رٹ ہے کہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. یہ میرا خیال ہے, میں ہم سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی خاطر ایسی خبریں نہ دیں. پاکستان کے پاس بہت سے آپشن ہیں, ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہمارے پاس تقریباً 64 ٹن سونا پڑا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 104 ارب ڈالر بنتی ہے. اور میں یہی جو ایک چیز ناظرین کو آپ کے طور سے بتانا چاہتا ہوں, 1991 میں انڈیا جو ریزرو صرف 1.2 بلین ڈالر رہ گئے تھے اور اس کو یہی حالات ہے. ڈیفالٹ کی خبریں صبح شام آنے والی تھیں. تو ان کے جو تھے منموہن سنگھ وزیر خزانہ بنے, انہوں نے IMF کو اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کیے اور انہوں نے اپنا 67 ٹن سونا رکھوا کے 2 ارب ڈالر حاصل کر کے انڈیا کو اصلاحات متاثر کرائیں. اور جو ہے اس کو آج اس کے جو بھی IMF نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا انہوں نے باہر کی دنیا کے دروازے کھول دیے سرمایہ کاری کے لیے. اور وہاں آج دیکھو پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پروڈکٹ بنا رہی ہیں اور اس کے ریزرو 1.2 بلین تھے, آپ 600 بلین ڈالر کے قریب ہیں. اور اس کا سونا جو تھا 70 ٹن تھا, آج 770 ٹن ہو گیا. تو وہ سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. تو ہمیں بھی کوئی ایسی اصلاحات لے کے آنی چاہیے, خاص طور پر جو نجکاری ہے اس کو فوری عمل میں لایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں, یہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں. حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے, حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے اور لوگوں کو ون ونڈو آپریشن شروع کرے اور سرمایہ کاروں کو تحفظ دے. ان کی ون ونڈو آپریشن شروع کر دیتی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کے دروازے کھول دیتی ہے. ہمارے پاس سی پیک ایسا بڑا منصوبہ ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا کو انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر بہتر کریں اور پاکستان کو ہر سرمایہ کار کی سرمایہ سے پاکستان ترقی کرے گا, لون سے نہیں کبھی ترقی کرے گا. لون پہ تو سود دیتے رہیں گے اور ادا کرتے رہیں گے. تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اگر کامیاب ہو جاتی ہے, IMF کو بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان مانگنے کی بجائے اپنی اصلاحات کر کے جیسے انڈیا کی مثال کر لے تو پاکستان جو ہے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے. ملک صاحب, یہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی UAE میں, سعودی عرب میں بھی اور UK میں بھی.
وہ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے اس میں اس وقت صرف ایک چیز کو رکاوٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ 2023 آپ کی نظر میں کیسا دکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، سیاسی استحکام آ جائے گا سن 2023 میں؟ لگتا ہے کیونکہ اب جو ہے عمران خان صاحب کا جو تھا نا وہ مسئلہ ہے، باقی تو کسی کا مسئلہ ہے نہیں، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے پاکستان کی خاطر لوگ ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں ڈیڈ لاک توڑیں، سر جوڑیں اور پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست بھی ہوگی، ریاست نہیں ہوگی تو سیاست کہاں سے ہوگی؟ تو وہ اب ظاہر ہو سکتا ہے اب جو 2 اسمبلیاں اب جو انہوں نے حکومت جو تھی سپورٹ تھی ان کے پاس بہت بڑا، اب اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی ہیں اور اب ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں جلوس نکالوں گا یا مارچ کروں گا، تو اس کی بجائے اگر بیٹھ کے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کرائسس سے نکل، حکومت کو بھی چاہیے کیونکہ ایسے جو ہے، بلکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں ہر دفعہ دعوت دیتے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر اور ایوان لیڈر کے طور پہ میں تو کئی دفعہ چاٹا والے کانفرنس میں دعوت دے چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، وہ بیٹھ جائے تو، ورنہ اب جو آگے حالات ہیں، اگر میں کہتا ہوں معیشت کا دروازہ ہی سیاست ہوتا ہے، سیاست ڈیڈ لاک اور دروازہ بند ہوتا ہے، معیشت بھی بند ہے ہمارے باہر کے، اسی لیے انویسٹر نہیں آ رہا۔ وہ یہی چاہتا ہے، دبئی اور سعودیہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپس میں سیاسی استحکام لے کے آئیں تو ہم سرمایہ کیپٹل لگانے کو تیار ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کو 20 ارب ڈالر کی صرف سعودیہ کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اس طرح ابوظہبی چائنا کے پروجیکٹ ہیں بہت بڑے، تو ان کی شرط یہی ہے کہ سیاسی استحکام لے کے آئیں تو ہم جو ہے کسی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوں اور ہمیں کوئی تحفظ دیں، تو ہم کیوں نہیں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں؟ ہمارے حالانکہ بینیفٹ بہت زیادہ ہے، پوری دنیا سے ہم نے 100% انہیں شیئر دینے کی سہولت دی ہوئی ہے، اس سے بڑا سہولت کون پاکستان دے سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کو وہی والی بات ہے، سیاسی استحکام اس وقت بڑا ضروری ہے پاکستان کو بچانے کے ملک لیے۔ صاحب آخر میں صرف ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں، ایک میسج ہے وہ کافی گھوم رہا ہے اور جنرلی لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 300 روپے کے بھاؤ پہ جتنا ڈالر چاہیے اس وقت مل رہا ہے، سو اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے تو گورنمنٹ یہ پہلے کیوں نہیں کر پائی کہ ڈالر کو چھوڑ دیتی کھلا، ڈالر خود بخود سیٹل ہو جاتا، 2 3 دن سے زیادہ تو ڈالر نہیں رہا، 280 سے اوپر ڈالر 270 پہ آج ٹریڈ کر رہا ہے، اور پریشر اگر آیا تو یہ اور نیچے آ جائے گا۔ بالکل آ جائے گا، لوگوں کی تمام جتنے معاشی تجزیہ نگار ہیں، جیسے میں نے ریجن کا بتایا، ہمارا روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے، حقیقت میں انڈر ویلیو ہے، اور ہمارے روپے کی گرنے کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو ڈیفالٹ کی جو گردان ہم صبح شام کرتے ہیں، دوسرے ہمارے ریزرو کی کمی، تیسری آئی ایم ایف کا ڈیلے اور دوست ممالک کے جو وعدے ہیں وہ آئی ایم ایف سے منسلک ہو گئے ہیں، تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے، اور پانچویں جو ہے ہماری ورکر ابیڈیس کم ہوئی ہے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزوں پہ اب آہستہ آہستہ عمل ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ آج تیسرے دن ہے ہمارا، جیسے میں نے کہا کابل کا ریٹ کم ہو گیا، ہمارے پاس سپلائی پچھلے 3 دن سے 30% بڑھ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے 100% بھی آ جائے۔ پہلے کی طرح جو ہے ہم اب ہماری مارکیٹ میں ڈالر بک نہیں رہے، زیادہ تر ہم سلنڈر ہی کر رہے ہیں، پہلے ہمیں وڈرا کرنے پڑتے تھے، اب ہم ڈپازٹ کرا رہے ہیں، تو یہ اچھی خبریں ہیں۔ پاکستان کا مطلب ہے لوگ دینے کو تیار ہو گئے۔ میں اپنی عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا، حالانکہ بار بار ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں، آپ روپے میں سرمایہ کاری کریں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر ڈالر آپ فرض کیا 300 کو بھی کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، میں تو کہتا ہوں نہیں ہوگا، تو اگر آپ آج 270 کا بیچتے ہیں تو آپ کو تو تقریباً 35 روپے کا منافع ہوتا ہے سال کا، تو اب 270 میں 40 روپے جمع کریں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 310 روپے، تو پاکستانی روپے میں آپ کو فائدہ ہے، ڈالر میں تو کوئی فائدہ نہیں، گھروں میں پڑے آپ کو کسی کام کا ہی نہیں، تو پاکستانی روپے صرف اگر بینک میں جمع کرا کے کیشمنٹ کرا کے تو آپ کو سالانہ 40 روپے کا فائدہ ہوگا، ڈالر میں سے اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، تو یہی وقت ہے ملک کو قربانی دینے کا۔ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، آپ صرف انٹر بینک میں سلنڈر کر دیں، سلنڈر نہیں کرنا چاہیے، جمع کرا دیں کم از کم اپنے اکاؤنٹوں میں، گھروں میں نہ رکھیں، تو باہر جو پیسہ پڑے وہ پاکستان واپس لے کے آئیں۔ اب پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دے کے 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے باہر گیا ہے، تو وہ وہاں ریکارڈ گیا 130 ارب ڈالر کے کرتے ہیں 50 ارب ڈالر، تو یہ فالتو ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کروں گا، آپ نے پاکستان سے کمایا ہے، جب جمع آپ کے باہر کے ملکوں کی آپ نے جیبیں بھر دی ہیں، خدا رہا 10-20 ارب ڈالر بھی لے آئیں پاکستان پہ، یہ بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मलिक साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ इनाम और इनसे हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरह के मसाइल हैं। लेट्स मीट आफ्टर शो। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मलिक बोस्तान, और मलिक बोस्तान ने हमें उन रीज़न्स को समझाया कि जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है। उन्होंने डॉलर को कैप लगाने की पॉलिसी की सख्त मुखालफत की, और उन्होंने बताया कि फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ने इंडिपेंडेंटली ये कदम उठाया कि डॉलर के ट्रेडिंग के ऊपर जो कैप था उसको ख़त्म किया, बिकॉज़ बैंक्स ने भी बिल्कुल इसी तरह किया था कि उन्होंने बग़ैर डार साहब से पूछे 258 के रेट के ऊपर इंटर बैंक के अंदर जो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस थी, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस थी, उसके ऊपर ये रेट लगाना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ उन्हें ओपन मार्केट में 258 से कम में डॉलर मिल ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली फॉरेक्स एसोसिएशन ने भी यही किया, और नतीजा ये निकला कि डार साहब को अपनी पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा और मार्केट को, फ्री इकॉनमी को उसका रास्ता लेने की इजाज़त देनी पड़ी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द एप्टमा, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो टेक्सटाइल सेक्टर को वो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं, बिकॉज़ जो बाहर बाहर बैठा हुआ है वो इस गैर यकीनी की सिचुएशन को फेस कर रहा है, इस सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ रहा है कि आया पाकिस्तान के अंदर कल डॉलर होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर कल एनर्जी होगी या नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 40 अरब को क्रॉस कर गई है, और हम 30 अरब का नंबर देखकर दोबारा 20 अरब और 16 अरब और 12 अरब के नंबर को देखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड है वो बता रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही हैं। बातचीत करते हैं आसिफ इनाम साहब से, और हम उनसे समझते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस। आसिफ इनाम साहब, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, ये फरमाइएगा कि देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स, और टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द वर्स्ट हिट। थोड़ा सा बता सकते हैं व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द रीज़न सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो हमारा मेजर इनकम्बेंट है वो टेक्सटाइल टैरिफ था, वो तो गवर्नमेंट ने हमारा कर दिया था। तकरीबन कंटिन्यू रहा है 1 महीने जुलाई के अलावा। फिर उसके बाद उसको जून तक अनाउंस भी कर दिया है कि जून तक कंटिन्यू रहेगा 19 रुपए 99 पैसे। बट अब IMF वगैरह का सुन रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यू। तो बहरहाल थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, और दूसरे असल जो है अब हमें मुश्किलात आ रही है रॉ मटेरियल की LC खोलने में। अब 2-3 महीने से रॉ मटेरियल की LC नहीं खुल रही, और फिर सारे अखबारों में और दुनिया भर में जो है वो एक अच्छी खासी हमारी नेगेटिव कवरेज जा रही है कि जी ज़खायर खत्म हो गए हैं, ये हो गया। उसकी वजह से कस्टमर घबरा गए हैं कि जी पता नहीं आपके पास तेल गैस होगी या नहीं, आपके पास कॉटन होगी या नहीं, तो पॉलिएस्टर होगा या नहीं। तो उसकी वजह से भी वो रिलक्टेंट हो गए कि भाई हम क्यों फंसे इस चीज़ में कि ये तो खुदा न खास्ता मुल्क का अगर मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आएगा तो हमारे ऑर्डर टाइमली शिप होंगे या नहीं। इसने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इसमें कि जी ऑर्डर वगैरह कम आ रहे हैं। Right. So you have a trend of decline in export. अब आपको ये खौफ भी है कि गॉड फॉरबिड कहीं ये टैरिफ दोबारा से गवर्नमेंट मराद वापस ना ले ले। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको जो नक्शा है वो कैसा दिख रहा है आसिफ इनाम साहब? जी मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये मराद नहीं है। एक्चुअली हमारा जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं IPP के साथ, वो दुनिया से दुगने तिगने दामों पे किए हुए हैं। तो जब आपने दुनिया से 3 गुना महंगी चीज खरीद ली और गलत चीज खरीद ली, दुनिया में कहीं तेल वेल से बिजली बनती नहीं है, तो उसमें कुछ तेल के हैं, कुछ और हैं, और कुछ के टैरिफ ही बहुत ज्यादा हैं जो अनहोने हैं। तो अब वो तो कंपेटिटिवली आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन कट शॉर्ट के उनको तो नेगोशिएट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। मैं पता नहीं IMF वगैरह में इस तरफ क्यों नहीं आता कि जो आपने गलत खरीदा हुआ है उसको ठीक क्यों नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। इसमें 2000 अरब से ऊपर का तो सिर्फ टैरिफ का डिफरेंस है जो ओवर पेमेंट होती है। बहरहाल दैट्स गवर्नमेंट चॉइस। बट आसिफ इनाम साहब इसी से फारिग किया था, तो इसको मराद नहीं है, आप समझ लें कि ये रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ है। यू आर वेरी राइट ऑन दिस। बट एक और चीज़ भी गवर्नमेंट कीप्स ऑन सेइंग कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के फिक्स चार्जेस हैं, और वो उस टाइम में जब सर्दी में बिजली कम यूज़ होती है तो उस वक्त जो सनती सेक्टर है इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करता?
देखिए सनत तो इस वक्त तकरीबन 50 से 60% बंद है। राइट तो आप देखें पिछले साल से भी 3-4 हजार बिजली मेगावाट कम ही यूज हो रही है। उसकी वजह यही है कि सनतें जो है वो अनफॉर्चुनेटली स्पेशली 4-5 महीने में तो बहुत ज्यादा बंद हुई हैं। राइट और यही वजह है। आप देखिए कि हमारे पास जो 30% पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपेंशन जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में हुई थी, विच रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 30% एक्सपेंशन। तो राइट हमारा ख्याल तो था कि हम 26, 27, 28 अरब तक इस साल पहुंच जाएंगे, राइट जो पिछले 20-21 के था। तो नेगेटिव होना का मतलब तो ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लें कि 40% इंडस्ट्री जो है इज वो इस क्लोज। वक्त किसी फॉर्म में बंद है। ओके, सो गवर्नमेंट के साथ कोई आप बातचीत कर रहे हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए? बिकॉज नक्शा तो बहुत ख़राब नज़र आ रहा है आसिफ इनाम साहब। जी बिल्कुल, वो बातचीत तो है। जाहिर बात है गवर्नमेंट की भी इतनी बड़ी मशीनरी है, तो वो लाखों आदमी उनके पास हैं, तो उनको भी पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। मगर अब ये तो इस किस्म के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये आईपीपी आज नहीं कब, जब तक ये इस टाइप की चीजें मौजूद हैं मुल्क के ऊपर लायबिलिटीज, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और हम डी इंडस्ट्रियलाइज होते चले जा रहे हैं ग्रेजुअली। और एक थोड़ी सी उम्मीद की मतलब था, फिर अगर ये आईएमएफ वगैरह और पैसे बढ़ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके आसिफ इनाम साहब, तो फिर इंडस्ट्री काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल है। जो बाहर के बायर हैं वो गैर यकीनी का शिकार हैं कि हमारे पास तेल बिजली होगी या नहीं होगी, एनर्जी होगी या नहीं होगी, हम ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर इसकी वजह से बेरोज़गारी भी पैदा होने का खदशा है। बल्कि जैसे आपने कहा कि 40% सनतें जो हैं वो आज भी बद नज़र आती हैं। सो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, डॉलर के ऊपर से कैपिंग ख़त्म किया है, किसी तरफ से आपको कोई होप नहीं नज़र आती कि चीज़ें बेहतर हो सके फ्यूचर में? देखिए एक डॉलर की वैल्यू है, अगर आपकी मतलब रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुल रही तो डॉलर की वैल्यू आपके लिए तो किस काम की? मीनिंगलेस है ना। तो उसकी डॉलर की वैल्यू चाहे 225 हो या 275 हो, अनलेस इट इज अवेलेबल टू यू, आपकी फ्रीली कॉटन की और रॉ मटेरियल की एलसी खुले और स्पेयर पार्ट्स की खुले, तो उसके बगैर तो बेकार है। मतलब नंबर से क्या फर्क पड़ता है। बहुत कम खुल रही है मेरे ख्याल में। एज अ होल इंडस्ट्री की 30-40% खुल पा रही है। कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ को कम है, मगर जनरली जो है वो प्रॉब्लम खासी बड़ी है। बट टेक्सटाइल सेक्टर इज अ प्रायोरिटी दैट गवर्नमेंट कीप सेइंग। जी डिस्पाइट प्रायोरिटी ये पोजीशन है, बिल्कुल सही है आपका कि प्रायोरिटी में है। मगर एक्चुअली एक है नॉन प्रायोरिटी, मतलब जीरो, मतलब कंपलसरी लिस्ट ना। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे रॉ मटेरियल कंपलसरी लिस्ट में डाले जाएं ताकि ये रॉ मटेरियल तो आए। वरना ये नेक्स्ट, अब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कि एक्सपोर्ट और तेजी से गिरेगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम इसको 4-5 बिलियन बढ़ा सकते थे, वो बढ़ा नहीं पाए। ओके, ग्रेट ग्रेट। आसिफ इनाम साहब, आप आखिर में हमारे प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी गवर्नमेंट तो एंगेज तो है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे बहुत सारे मुल्कों में हमारी ट्रेड एसेस बंद है, जैसे जापान वगैरह हमारे साथ ट्रेड उनका बहुत ज्यादा सरप्लस है उनकी तरफ, तो जैसे इंडिया ने उनसे कंसेशंस ली हुई है ड्यूटी वगैरह की, वो लें और किसी तरह एसओएस तरीके से ये मार्केट एसेस मुख्तलिफ मुल्कों में मिलाएं ताकि हमारी डाइवर्सिटी भी बढ़े कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका हमारा मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है, तो वर्ल्ड वाइड और कोई ऐसी पॉलिसीज लाएं कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। और एनर्जी टैरिफ को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको टच ना किया जाए। और अब देखें अब मिनी बजट में क्या आता है, देन वी कैन कम अप विद क्या आता है क्या नहीं। अच्छा आसिफ इनाम साहब, आर्ट यू वन ऑफ दोज जो कि बांग्लादेश की तरफ देख रहे हो? बिकॉज काफ़ी बिजनेसमैन आर नाउ मूविंग देयर बिजनेस टुवर्ड्स बांग्लादेश। नहीं, वो लोग ज्यादातर पहले गए थे, तो अब तो बांग्लादेश अपने खुद ही लगा रहे हैं, उनको कोई फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है। राइट उनका इंडस्ट्रियल बेस आप समझें कि एज अ होल हमारे 70% टेक्सटाइल स्पिनिंग के बराबर वहाँ गया है। डेनम में वो तकरीबन हमारे बराबर पहुंच गए हैं, गारमेंट में तो वो हमसे बेतहाशा आ गए राइट और तकरीबन उनकी 40-45 अरब से ऊपर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गई है। So it's a tough, challenging situation. आसिफ इनाम ये साहब और आपका उनकी ग्रोथ हो रही है अब तक। असल ये And है कि then- हमारा डिक्लाइन है, उनकी ग्रोथ है, ये बहुत वरिंग फैक्टर है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया फॉरेक्स एंड द टेक्सटाइल सेक्टर। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है उसकी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डॉलर को कैप किया हुआ था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है
कि पाकिस्तान को कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। सो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी, फाइनली डार को इस पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा, और एन उस वक्त हटना पड़ा कि जब IMF को अगले दिन पाकिस्तान में आना था। उस पाकिस्तान में IMF के आने से पहले गवर्नमेंट ने डॉलर को फ्री भी किया, एक्सचेंज रेट पॉलिसी चेंज भी की, इंटर बैंक रेट के अंदर भी जो है वो डॉलर को 260 रुपये से ऊपर ट्रेड कराया। और फाइनली व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज़ दिस कि अफ़गानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अफ़गानिस्तान की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो डॉलर, पाकिस्तान और अफ़गानी रुपी और जो डॉलर की पैरिटी के साथ रेट बनता है, वो वही है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पॉलिसी के तहत होना चाहिए। उसके अंदर 40-50 रुपए का फ़र्क नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी रुपी जो है उसके अगेंस्ट डॉलर की ट्रेडिंग अब बैंकिंग चैनल से होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने देयर वाज अ टाइम कि कोई 3 बिलियन डॉलर के लॉसेस की बातें हो रही थी अक्रू होते हुए। अब वो जो नंबर है वो शॉर्ट होके 1 बिलियन डॉलर पे आ गया, और अब लग रहा ये है कि डाउन द रोड 3 से 4 महीने में अगर ट्रेंड यही रहता है तो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो हैं वो नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे इन्फ्लोज़ हैं, i.e. जब इस्तेहकाम आता है तो उसके साथ FDI भी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। सो वन कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की रिज़र्व्स की पोजीशन है जो इस वक्त हिस्टोरिक लो पर है, 3 बिलियन के आसपास है, वो 22 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2 से 3 महीने में। डोंट गो नोवेयर, ये बातें हम डिस्कस करते रहेंगे और इसका हम आपको एक पूरा व्यू देंगे कि गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी इसका पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, और गवर्नमेंट अगर ये नहीं करती तो 30 जून 2023 को क्या पोजीशन होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।